मैं अमृत सर और ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस क्रम में बहुत सारे वीडियो को मैंने बताया था हार्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के संदर्भ में। और इन वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। अब इसी के क्रम में आगे देखिएगा कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में सारी चीज़ों को बताए थे कि धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती हैं और इसमें कैसे रुधिर का प्रवाह होता है और यह कौन कौन से हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय होता है और इसी के 4 कक्ष होते हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत स्पष्ट बताए थे। 2 आलिंद और 2 नीले होता है और इसमें परिसंचरण कैसे होता है। एंजियोलॉजी यानी मनुष्य के रुधिर का परिसंचरण तंत्र के जो जनक होते हैं फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे को कहा जाता है और उन्होंने सबसे पहले सर्प या स्नेक में इसकी खोज की थी। इन सारी चीज़ों को बता दिए थे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसी के बाद से आगे आइए, उसी के पास से आता है हृदय ध्वनि। मनुष्य के हृदय की ध्वनि को लब और डब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के हृदय की ध्वनि को लब LUB होता है, लब होता है और दूसरा जो होता है डब होता है, DUP होता है। मनुष्य के हृदय की ध्वनि को लब और डब कहते हैं और इस लब को हृदय की प्रथम ध्वनि कहते हैं। लब को हृदय की प्रथम ध्वनि कहते हैं। हृदय की प्रथम ध्वनि होती है। हार्ट फर्स्ट साउंड होता है। ध्यान दीजिएगा, हार्ट फर्स्ट साउंड होता है। और यह जो होता है डप होता है वह हृदय की द्वितीय ध्वनि होती है। ध्यान दीजिएगा, डप जो होता है हृदय की द्वितीय ध्वनि होती है। हृदय की द्वितीय ध्वनि होती है। हार्ट सेकंड साउंड होता है। तो अब यहां से देखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के हृदय की ध्वनि को क्या कहते हैं, लब एवं डब कहते हैं। और इसमें से पूछा जाए कि हृदय के प्रथम ध्वनि को क्या कहते हैं, लब कहते हैं और द्वितीय ध्वनि को डब कहते हैं। और यह ध्वनियां किसके कारण उत्पन्न होती हैं, तो इसी के पहले हमने बताया होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया होगा कि यहाँ पे ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं। यहाँ पे जो होते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं, और यहाँ पे होते हैं बाइकास्पिड वाल्व होते हैं। इन सारी चीज़ों को बताए थे। तो यह जो लब होता है यह किसके के बंद होने से उत्पन्न होता है, यह ट्राइकास्पिड वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होता है। ट्राइकास्पिड वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होता है। और यह बाइकास्पिड वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होता है। तो यह क्वेश्चन बनता है। और इसमें ध्यान दीजिए कि लब और डब के बीच में कोई इंटरफेस नहीं होता है और इन ध्वनियों को सुनने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप होता है। इस ध्वनियों को सुनने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है स्टेथोस्कोप होता है। याद कर लीजिए, स्टेथोस्कोप होता है इस ध्वनि को सुनने के लिए। और इसको यदि आप लिखेंगे एक सीक्वेंस के रूप में तो यह होता है लब और इसी के बीच में आता है स्पेस डप होता है, डप। फिर इसमें स्पेस आता है लब होता है और इसी में डप होता है और ऐसे क्रम में चलता रहता है। तो यह पहला क्वेश्चन होता है कि मनुष्य के हृदय की ध्वनि को क्या कहते हैं, लब और डब कहते हैं। लब जो होती है प्रथम ध्वनि होती है और डब जो होती है वह द्वितीय ध्वनि होती है। और इसी के बाद से आता है कि हृदय चक्र गति। इसी में क्वेश्चन बनता है कि हृदय चक्र गति, कार्डिक साइकिल। इसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, हृदय चक्र गति। हृदय चक्र गति होती है, कार्डिक साइकिल होती है। और हृदय चक्र गति का अभिप्राय होता है कि कार्डिक साइकिल को सामान्यतः C और Y से रिप्रेजेंट करते हैं। और कार्डिक साइकिल बराबर होता है कि 1 मिनट का समय होता है। कार्डिक साइकिल बराबर होता है 1 मिनट का समय। और यह जो कार्डिक साइकिल्स होती है
यह 1 मिनट का समय और 1 मिनट में स्पंदन की दर, 1 मिनट में स्पंदन की दर होती है, स्पंदन की दर होती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, और यह स्पंदन की दर होती है 75 बार होती है जब मनुष्य रेस्ट करता है। तो इसके क्रम को पढ़ने के लिए एक पॉइंट आता है कि हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन होता है, इसी को हार्ट बीट कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। और हृदय जो स्पंदन होता है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। लेकिन जब व्यक्ति रेस्ट करता है तो उसमें स्पंदन की दर होती है 75 बार होती है, और यही स्पंदन की दर बच्चों में हो जाती है। लेकिन मनुष्य का हृदय अधिकतम 180 बार स्पंदन कर सकता है। तो इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है संकुचन होता है, एक होता है संकुचन होता है, इसको सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। और दूसरा जो होता है प्रसारण होता है, डायस्टोल होता है। तो संकुचन और प्रसारण का अभिप्राय होता है कि जब हृदय सिकुड़ता है इसी को संकुचन कहते हैं। जैसे हृदय सिकुड़ा तो यह क्या हो, इसको संकुचन कहते हैं। जब पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आता है उसे प्रसारण कहते हैं। संकुचन और प्रसारण की सिंपल सी परिभाषा होती है कि जैसे हृदय सिकुड़ता है इसे सिस्टोल कहते हैं, और जब यह फैलता है इसे प्रसारण कहते हैं, मूल अवस्था में आता है। तो यह इनकी दोनों की परिभाषाएं होती हैं। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट 72 बार, रेस्ट की अवस्था में 75 बार होता है, और जब अधिकतम स्पंदन की दर क्या होती है 180 बार होती है। तो इसीलिए कार्डिक साइकिल क्या होता है, कार्डिक साइकिल बराबर होता है 1 मिनट का समय। तो 1 मिनट का समय कितना होता है 60 सेकेंड होता है, और 1 मिनट में स्पंदन की दर 75 बार होती है। तो इसी को जब सॉल्व करेंगे तो यह 0.8 सेकेंड आता है। मनुष्य की जो कार्डिक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड होती है। तो इसमें 2 अवस्थाएं होती है, संकुचन और प्रसारण की अलग अलग होती है। तो इसमें 2 कंडीशंस होते हैं। अब इसी के बाद से आता है रुधिर दाब, इसी के बाद से आता है रुधिर दाब। हेडिंग डाल लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब, रुधिर दाब, दाब, इसी को ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर। और इसी को संक्षेप में बी और पी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रेशर एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबोत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब का जो परिभाषा होती है वही परिभाषाएं अलग अलग होती है जिससे अटैच कर दिए जाते हैं। जैसे रुधिर दाब, तो रुधिर में पड़ने वाले दाब को ही रुधिर दाब कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है कि जब रुधिर धमनी की दीवारों में दाब डालता है, जैसे यहाँ से बताया था संकुचन होकर सीधे रुधिर ऐसे जाता है, और जब रुधिर धमनी की दीवारों में दाब डालता है तो इसी दाब को क्या कहते हैं, रुधिर दाब कहते हैं। तो रुधिर दाब को पढ़ने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। तो सामान्य किताबों में आप पढ़े होंगे कि रुधिर दाब, जब रुधिर धमनी की दीवारों में दाब डालता है उसी दाब को रुधिर दाब कहते हैं। और मनुष्य का रुधिर दाब सामान्यतः 120 mmHg/80 mmHg होता है, mmHg होता है। तो इसका अभिप्राय होता है 120 mm और 80 mm का अभिप्राय क्या होता है। तो दाब की परिभाषा, जब रुधिर धमनी की दीवारों में दाब डालता है तो यहीं पर दाब को मापा जाता है, और इस धमनी का नाम होता है, आप यहाँ से देखिए एक पॉइंट आप स्पष्ट कर देते हैं, रुधिर दाब, यानी बीपी कैसे स्पष्ट होती है, ब्लड प्रेशर। तो मनुष्य का जो रुधिर दाब होता है सामान्यतः, पहला देखिए 120 mmHg/80 mmHg होता है। और दूसरा होता है रुधिर दाब को सबसे पहले किसने खोजा था, यस हेल्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। यस हेल्स नामक वैज्ञानिक ने 1773 में इसको खोजा था। और किसमें खोजा था, घोड़े में खोजा था, हॉर्स में सबसे पहले खोजा था। और रुधिर दाब को जिस धमनी में नापते हैं उसी धमनी का नाम होता है ब्रेकियल धमनी। ध्यान दीजिए, मुड़ी हुई संरचना होती है, ब्रेकियल धमनी होती है, यही पे इसका दाब होता है, और इसी का नाम होता है ब्रेकियल, ब्रेकियल धमनी होती है, ब्रेकियल धमनी, ब्रेकियल आर्टरी होती है, आर्टरी होती है।
और इसी रुधिर दाब को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। रुधिर दाब को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र जो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, मैनोमीटर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि रुधिर दाब को सबसे पहले किसने नापा था? यस, हेल्स ने नापा था। और किसमें नापा था? घोड़े में सबसे पहले नापा था। कब नापा था? 1773 में नापा था। तो यह रुधिर दाब होता है। और यह बीपी कभी कभी इसी के कारण यह जो दाब होता है जब संकुचित होता है इसे संकुचन दाब कहते हैं। इसे संकुचन दाब होता है। इसे सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और यह क्या होता है? प्रसारण दाब होता है। प्रसारण दाब, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो यह कभी कभी रुधिर दाब अधिक या कम हो जाता है। तो इसके लिए दो अवस्थाएं आती हैं। रुधिर दाब बीपी की दो कंडीशंस होती है। बीपी रुधिर दाब बीपी की दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है अल्प रुधिर दाब और दूसरा जो होता है हाइपर ब्लड प्रेशर। ऐसे देखिएगा, एक होता है अति रुधिर दाब, इसकी हिंदी होती है अति रुधिर दाब होता है। हाइपर ब्लड प्रेशर इसे हाइपर बीपी कहते हैं। और यह जो हाइपर बीपी होता है 150 mmHg/90 mmHg होता है, ध्यान दीजिएगा। और यह इस दाब के अति रुधिर दाब या हाइपर ब्लड प्रेशर के कई कारण होते हैं। तो हाइपर ब्लड प्रेशर के कई कारण होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट होता है तो अति दाब पर प्रभाव क्या पड़ेगा? क्योंकि शरीर की अन्य धमनियां तो सामान्य होती हैं, लेकिन जैसे ही ये धमनियां क्या होती हैं, ब्रेन में जाती हैं, बहुत पतली हो जाती हैं। और जब इस पे दाब पड़ता है तो यह धमनी जो होती है फट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की नसें क्या होती है, रुधिर का संचार अनियमित हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। सामान्य शब्दों में आप कह सकते कि जब बीपी बढ़ती है तो सर दर्द या बहुत सारे टेंशन आने लगते हैं, तो यही कारण होता है। तो हाइपर बीपी के सबसे जो सामान्य कारण होते हैं, सबसे पहला कारण होता है मानसिक तनाव। इस समय बीपी का जो मुख्य कारण होता है मानसिक तनाव। दूसरा कारण होता है मादक द्रव्यों का प्रयोग। तीसरा कारण होता है इमोशनल या भावुकता। ये सब कारण होते हैं, बीपी के बढ़ने के कारण होते हैं। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों के प्रति स्ट्रेस या तनाव नहीं लेना चाहिए। इसी के बाद से दूसरा पॉइंट आता है अल्प रुधिर दाब। क्या होता है? बी होता है अल्प रुधिर दाब होता है। अल्प रुधिर दाब होता है, इसे हाइपो बीपी कहते हैं। हाइपो ब्लड प्रेशर होता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल से दो शब्दों का अच्छा अंतर होता है। ये हाइपर है, ये हाइपो है, यही अंतर होता है। अब मनुष्य का जब अल्प रुधिर जो दाब होता है बहुत कम हो जाता है। यहाँ से देखिएगा 100 mmHg/50 to 60 mmHg होता है। यह अल्प रुधिर दाब होता है। इसमें रुधिर के जो अल्प रुधिर दाब के जो कारण होते हैं, लंबे समय से उपवास। लंबे समय से जब उपवास करते हैं तो बीपी कम हो जाती है। और दूसरा कारण होता है कि व्यक्ति लंबे समय से बीमार हो। इसके दो कारण होते हैं। रुधिर दाब के बाद से आता है कि नब्ज, जिसे नाड़ी देखना कहते हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा, इसी को जब यह वापस जाती है तो यहाँ पे भी एक स्पंदन होता है। जब यह शरीर के थंब में आती है तो यह क्या होती है, अंगूठे के पास चली जाती है। क्या होती है? यह अंगूठे के पास चली जाती है और पुनः वापस चली जाती है। तो यहाँ पे देखें कि नब्ज को नापते कैसे हैं यहाँ पे, तो इसी को नब्ज कहते हैं। जो बी पॉइंट आता है नब्ज, इसी को नाड़ी कहते हैं, पल्स कहते हैं। और इस नब्ज को नापने के लिए जिस धमनी का उपयोग किया जाता है उसका नाम होता है रेडियल धमनी होती है। ध्यान दीजिएगा, रेडियल धमनी होती है। रेडियल धमनी होती है, रेडियल
आर्टरी होती है। और यहाँ पे नब्ज को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, नब्ज को नापने के लिए, इसी में मैनों को लेस करते, जिसी में मैनों को हटा दीजिए, वह नब्ज नापने का यंत्र हो जाए स्फिग्मोमीटर, स्फिग्मोमीटर हो जाता है। तो यह नब्ज नापने का यंत्र होता है। तो इसी के बाद से जो दूसरा पॉइंट आता है रुधिर दाब के बाद से नब्ज या नाड़ी देखना। रुधिर दाब के बाद से नब्ज या नाड़ी, नब्ज इसी को पल्स कहते हैं, पल्स कहते हैं, और इसी को सामान्य शब्दों में नाड़ी देखना के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है कि जब हृदय स्पंदन के साथ साथ, इसकी बहुत सिंपल सी परिभाषा होती है कि जब हृदय स्पंदन के साथ साथ, जब हृदय स्पंदन के साथ साथ रेडियल धमनी में स्पंदन होता है, जब हृदय स्पंदन के साथ साथ रेडियल धमनी में स्पंदन होता है, इसी को नब्ज या नाड़ी देखना कहते हैं। और इस नब्ज के स्पंदन की दर, ध्यान दीजिए, एक शब्दों में हृदय स्पंदन की दर के बराबर होती है। हृदय स्पंदन की दर, नब्ज की जो रेट होती है हृदय स्पंदन की दर के बराबर होती है। अर्थात इसको बता चुके हैं कि हृदय सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है सामान्य रूप से, लेकिन यह रेस्ट की कंडीशन में 75%, आराम की अवस्था में 75% होता है। लेकिन जब बहुत अधिक व्यक्ति रन करता है या वर्क करता है, इसकी अधिकतम स्पंदन की जो क्षमता होती है 180 बार। इसके बाद से इसकी एफिशिएंसी समाप्त हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब इसी के बाद से आता है एक ईसीजी। इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक पॉइंट आता है कि ईसीजी, और ईसीजी का अभिप्राय होता है ऐसे, इसको लिखा जाता है ई सी और जी, और इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका पूरा नाम होता है, ध्यान से देखिएगा, कार्डियोग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ईसीजी का यदि पूरा नाम पूछा जाए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, लेकिन कहीं कहीं किताबों में इसको लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ। तो यह दोनों सही है, लेकिन बेसिक रूप से जो मूल नाम होना चाहिए ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये भी होता है, लेकिन क्यों होता है? तो ईसीजी का उपयोग हृदय की अनियमितता की जांच करने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के हृदय की संरचना होती है, ऐसे हृदय की संरचना होती है, इसके बारे में बता चुका हूँ। और हृदय की संरचना, इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, और इसी में एक गांठ पाई जाती है जिसका नाम होता है SA नोड होता है, SA नोड होता है, और इसका पूरा नाम होता है साइनोआरिकुलर नोड, साइनोआरिकुलर नोड होता है। और इसका पूरा दूसरा नाम होता है पेसमेकर, इसकी हिंदी होती है गति निर्धारक, इसे पेसमेकर कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है हृदय की स्पंदन को प्रारंभ करना होता है। तो यही हृदय की, और यह पेसमेकर कहाँ पे पाया जाता है? दाएं आलिंद में पाया जाता है। तो इसी का उपयोग होता है, कार्य होता है हृदय के स्पंदन को निर्धारित करना। तो यह जब हृदय कार्य करना बंद करने लगता है, या हृदय की अनियमितता कम हो जाती है, हृदय पूरी रूप से सामान्य अवस्था में कार्य नहीं कर पाता है, इसी की अनियमितता की जांच करने के लिए ईसीजी यंत्र का प्रयोग या ईसीजी टेस्ट के लिए इसका उपयोग ईसीजी का किया जाता है। तो यहाँ से सामान्य आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस हृदय की अनियमितता की जांच करने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। यह ग्राफ भी होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस दोनों में अंतर क्या होता है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ईसीजी हृदय की अनियमितता की जांच करने के लिए, यहाँ पे बहुत स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिएगा, हृदय की अनियमितता की जांच करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसी का नाम होता है
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। हृदय की अनियमितता की जांच करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसी का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और इसी अनियमितता को जब पेपर या कागज पर प्रस्तुत किया जाता है, इसी अनियमितता को जब पेपर या कागज पर प्रस्तुत किया जाता है तो जो ग्राफ प्राप्त होता है उसी का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ग्राफ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से स्पष्ट कर लीजिएगा, ईसीजी का उपयोग हृदय की अनियमितता की जांच करने के लिए किया जाता है और इसी अनियमितता को जब पेपर या कागज पर प्रस्तुत किया जाता है और जो ग्राफ प्राप्त होता है उसी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और हृदय की जो समस्या होती है वर्तमान समय में बहुत इसके सारे कारण होते हैं। और दूसरी चीजें होती हैं कि इसी के बाद अंतिम पॉइंट्स होता है इस टॉपिक का कि एक शब्द आता है हार्ट अटैक आता है। क्या होता है? हार्ट अटैक आता है। तो ध्यान दीजिएगा, हृदय की संरचना देख रहे हैं तो चूंकि हृदय क्या कार्य करता है, हृदय की सभी दीवारों को रुधिर की सप्लाई करता है, शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर की सप्लाई करता है। और इस प्रकार से जब रुधिर की सप्लाई करता है तो हृदय को भी तो रुधिर चाहिए और इसी हृदय की रुधिर को सप्लाई करने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की धमनी होती है जो हृदय की दीवारों को रुधिर सप्लाई करती है। कोरोनरी धमनी होती है, कोरोनरी धमनी होती है। और यही धमनी जो होती है हृदय की दीवारों को रुधिर की सप्लाई करने का कार्य करती है। ध्यान दीजिए कि हृदय की दीवारों में शिरा नहीं पाई जाती है और यही कोरोनरी धमनी जो होती है हृदय की दीवारों को रुधिर सप्लाई करने का कार्य करती है। और इस कोरोनरी धमनी में जब आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थ या फैट को आप खाने लगते हैं तो यही इसमें ब्लॉक होने लगती है। ध्यान दीजिए यही इसमें ब्लॉक होने लगती है और यही कोरोनरी धमनी जब धीरे धीरे ब्लॉक होती है तो हृदय की दीवारों को रुधिर की आपूर्ति कम होने लगती है। और जब यह अंत में बंद हो जाती है, जब अंत में बंद हो जाती है तो हृदय की दीवारों को रुधिर की सप्लाई मिलना बंद हो जाता है और जिसके कारण रुधिर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे हृदय कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसके जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं, जो इसमें 3 स्टेप आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड होता है और थर्ड होता है। तो यह जो फर्स्ट जो होता है यह हल्का सा पेन चेस्ट में होता है, दूसरी बार कुछ ज़्यादा होता है और तीसरी बार यह कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है, ऑन द स्पॉट व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसी को हृदय आघात कहते हैं। इसको इंग्लिश में हिंदी में हृदय आघात कहते हैं। हृदय आघात कहते हैं, आघात। इसी को हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से सारे पॉइंट्स समाप्त हो गए और आप लोगों से इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।